आज हम लोग जानेंगे जो स्किल होता है उसके बारे में। जैसे कि माइक्रो टीचिंग आपका स्टार्ट हो चुका है, तो उसी में एक आपका है स्किल ऑफ री-इन्फोर्समेंट। इसका हिंदी होता है पुनर्बलन का कौशल। री-इन्फोर्समेंट शब्द से आप सभी वाकिफ़ हैं, जैसे कि जानते हैं कि पुनर्बलन का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? स्किनर थे। तो स्किनर के द्वारा जो होता है री-इन्फोर्समेंट थ्योरी दी गई थी, जिसमें री-इन्फोर्समेंट एक ऐसी तकनीक है जिससे व्यक्ति के व्यवहार को हम एक डायरेक्शन प्रदान करते हैं। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ लर्निंग थ्योरी में कि पुनर्बलन का परिभाषित करते हुए यहाँ पुनर्बलन एक ऐसी तकनीक है जो प्राणी में उचित व्यवहार को प्रदर्शित करने की संभावना को बढ़ाने में सहायक साबित होती है। अर्थात जब भी हम किसी बिहेवियर चेंजिंग चाहते हैं, किसी के व्यवहार में चेंजिंग चाहते हैं, तो री-इन्फोर्समेंट के द्वारा हम उसके व्यवहार में चेंज करते हैं। जैसे कि उदाहरण, जैसे एक बच्चा नई पढ़ाई कर रहा है और आप उस चाहते हैं कि बच्चा अच्छे से पढ़े, तो आप क्या करेंगे? आप उसके व्यवहार में संशोधन के लिए, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई करे, आप उसको री-इन्फोर्समेंट, उसको चॉकलेट दे देते हैं। तो जब चॉकलेट दे देते हैं तो बच्चा और अच्छे से पढ़ने लगता है। तो आपने क्या किया? बच्चे के व्यवहार को एक दिशा प्रदान कर दिया है। इसी को हम री-इन्फोर्समेंट कहते हैं। री-इन्फोर्समेंट के जो टाइप्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, तो ये स्किनर के द्वारा दिया गया था। ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छी तरीके से क्लियर है, मैं पहले भी पूरा क्लियर कर चुकी हूँ। ठीक है, अब जानते हैं कि ये री-इन्फोर्समेंट जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो री-इन्फोर्समेंट जो होते हैं, पुनर्बलन जो होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट, जिसको हम सकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं, और दूसरा होता है नेगेटिव री-इन्फोर्समेंट, जिसको हम नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। तो सकारात्मक पुनर्बलन के बारे में भी आप जानते ही होंगे कि वे उद्दीपक जिनको देने या प्रस्तुत करने से अनुक्रिया होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि हम बच्चों को बोलते हैं वाह, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो जब हम बच्चे को इस तरह से शाबाश देते हैं या अच्छे रिवार्ड टाइप का देंगे, तो रिवार्ड देंगे तो वो आपका हो जाएगा पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट में। ठीक है, इसके विपरीत आपका नेगेटिव री-इन्फोर्समेंट होता है जब हम बच्चों को किसी मतलब कि अप्रत्याशित व्यवहार के लिए, जो व्यवहार जो होता है वांछनीय नहीं होती है, तब हम निगेटिव री-इन्फोर्समेंट देते हैं। तो निगेटिव री-इन्फोर्समेंट देते हैं, बच्चा उस व्यवहार को हटा देता है। जैसे कि आप बच्चा ने कोई फिगर बनाया और आपने क्या किया, उसको काट दिया। तो जब काट देंगे तो बच्चा क्या करेगा, उसके बदले में फिर दूसरा फिगर बनाएगा। तो ये निगेटिव री-इन्फोर्समेंट हो गया, जहाँ बच्चे को हम क्या करते हैं, डांटते हैं, या फिर उसको कोई पुरस्कार नहीं देते हैं, या फिर बोल देते हैं कि तुम मूर्ख हो, तुमको ये नहीं आ रहा है। तो इस तरह से नेगेटिव री-इन्फोर्समेंट से बच्चा जो होता है तनावग्रस्त हो जाता है, और पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट से उसको आगे और करने की शक्ति मिलती है। तो दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई छात्र है, कार्य कर रहा है, और शिक्षक उसके पास आता है और कहता है, उसके कार्य को देखता है और पूरी कक्षा के सामने हम डांट देंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाएगा। तो री-इन्फोर्समेंट के भी एक तरीका होता है कि जो री-इन्फोर्समेंट पॉजिटिव है और नेगेटिव है, उसको किस तरीके से बच्चों को हमको क्लास में देना है। इसीलिए आप यहाँ री-इन्फोर्समेंट का स्किल पढ़ रहे हो कि री-इन्फोर्समेंट कैसे आपको बच्चे में प्रोवाइड करनी है। री-इन्फोर्समेंट जो होता है, इसका महत्व क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ री-इन्फोर्समेंट एंड टीचिंग। जब भी हम मतलब कि शिक्षण की बात कर रहे होते हैं, चूँकि हम माइक्रो टीचिंग में ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, ये स्किल डेवलप कर रहे हैं, तो इसका क्या महत्व है, आप किस तरीके से बच्चे री-इन्फोर्समेंट को अपने टीचिंग में यूज कर सकते हैं। तो पहला है अस्थायी अधिगम। अगर आप बच्चों को क्या करते हैं, बच्चों को री-इन्फोर्समेंट देते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है और वो जवाब दे रहा है, मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा, उसने जवाब दिया, तो मैं वेरी गुड बोलूँगी, एक्सीलेंट बोलूँगी, तो बच्चा क्या होगा, बार बार उस जवाब देगा। तो उसकी अधिगम भी अस्थायी होगी, और साथ ही साथ जो अधिगम की प्रक्रिया है उसमें वृद्धि भी होती है। अधिगम अस्थायी भी होगा और वृद्धि भी होगी। अभिप्रेरित होना, जब हम किसी बच्चे को बार बार मोटिवेट, मतलब कि गुड, वेरी गुड, शाबाश इत्यादि चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में बच्चा जो होता है वो सीखने के लिए स्व प्रेरित होता है या मोटिवेट होता है कि वो और अच्छे से बातों को सीख सके। उसके बाद है पुनर्बलन। छात्रों की सक्रियता को बढ़ाने में काफ़ी सहायक होता है। बच्चे जो होते हैं, अगर हम बच्चे क्लास में हैं और क्लास में बच्चों को बार बार बोल रहे हैं, आप बोलिए, वेरी गुड, एक्सीलेंट, तो बच्चे क्या होते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। उसके बाद है मुख्य बिंदु पर ध्यान केंद्रण। इसमें जो होता है, मुख्य बिंदु जो होता है, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं, तो जो हमारा मेन पॉइंट होता है, री-इन्फोर्समेंट के द्वारा हम बच्चों का उस पर ध्यान आकर्षित कराते हैं। उसके बाद जो होता है पुनर्बलन, छात्रों के अधिगम तत्परता को हम विकसित कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा विकसित कर सकते हैं, जिससे बच्चे जो होते हैं सीखने में काफ़ी मोटिवेट होकर और अच्छे से सीख सके। तो आज हमने जाना कि मोटिवेशन क्या, री-इन्फोर्समेंट क्या है। और री-इन्फोर्समेंट मैंने स्किनर थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ाया है। तो री-इन्फोर्समेंट ये भी पूछ सकता है कि री-इन्फोर्समेंट
री थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो री की थ्योरी जो है वो स्किनर के द्वारा प्रोवाइड दिया गया था। और इसमें जो होता है बिहेवियर मॉडिफिकेशन किया जाता है। जो भी बच्चों को पुरस्कार है या बच्चों को कुछ भी दे करके, पुनर्बलन दे करके उनका जो बिहेवियर है उसको चेंज किया जाता है। जैसे कि कोई बच्चा सीखना नहीं चाहता है तो लगता है कि बच्चा किस चीज़ से सीखेगा, बच्चा कुछ टॉफ़ी दे देंगे या फिर पेन दे देंगे, कॉपी दे देंगे तो और अच्छे से सीखेगा। तो हम रीइंफोर्समेंट देते हैं बच्चों को सीखने के लिए। और ये रीइंफोर्समेंट दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। और सिग्निफिकेंस ऑफ रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं तो अस्थायी अधिगम है, अभिप्रेरणा है, सक्रियता होती है, मुख्य बिंदु पर ध्यान केंद्रित कराते हैं और अधिगम तत्परता को एक्टिव बनाते हैं। इस तरह से आज हमने पढ़ा है स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। कल इसके कंपोनेंट के बारे में हम जानेंगे कि जो रीइंफोर्समेंट के कंपोनेंट जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। इसके साथ ये समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।